नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। जो भी बेहतर करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वो ताल्लुक़ रखते हैं गांव से, तो हम लोग उनसे मुलाकात करते हैं और एक सीरीज़ हम लोगों की स्टार्ट हुई है जिसका नाम है गांव देहात मुलाकात। तो आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं, आपका नाम डॉक्टर दीपा द्विवेदी है और माध्यमिक शिक्षा वर्ग में उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 का भाषा क्षेत्र के अंतर्गत मैडम को मिला है। और आप शिक्षिका हैं पीएम श्री विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज केश कुमारी जिसको कहा जाता है सुल्तानपुर में। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका चयन हुआ है। कैसी यात्रा रही, क्या कुछ आप बताना चाहती हैं इस राज्य अध्यापक पुरस्कार में चयन होने पर? जी जी, विगत 3 वर्षों से पहले यह पुरस्कार ऑफलाइन इसका था प्रारूप जी। 2022 से यह पुरस्कार ऑनलाइन आवेदन करना होता है जी जी जी, जिसमें कि राजकीय और माध्यमिक स्तर के शिक्षक शिक्षिका, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक इसका आवेदन कर सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से जी। और जो शासनादेश है उसमें साफ साफ है कि 2 प्रधानाचार्य, 2 प्रधानाध्यापक, 3 भाषा शिक्षक, 3 विज्ञान शिक्षक, 2 गणित शिक्षक और 3 मानविकी में और कला संगीत व्यायाम में 2 शिक्षकों को, कुल 18 शिक्षकों को आवेदन कर सकते हैं। नहीं, आवेदन तो प्रदेश से, मतलब ये एक वर्ग है जिसमें आपको पुरस्कार मिलेगा। जी जी, 18 शिक्षकों को मिलना इसमें एक मानक रखा है जी जी प्रतिवर्ष। तो इस बार के भाषा वाले में हिंदी में आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी जी जी। चलिए, ये जिस विद्यालय में आप पढ़ाती हैं बहुत पुराना विद्यालय है केश कुमारी। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की शिक्षा दीक्षा भी यहीं होती है और वो अध्यापक भी इसी विद्यालय में बनते हैं, तो उनके लिए गौरव की बात होती है। कहना कुछ विषयातिरेक नहीं होगा, यदि मेरा भी जन्म स्थान सुल्तानपुर जनपद होता तो शायद मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ी होती। अच्छा। किंतु मैं जन्मना, मेरा मतलब जन्म स्थान जौनपुर जिला है। अच्छा। ये सुल्तानपुर मेरी ससुराल है। अच्छा जी। तो चलिए, तो अध्यापक पुरस्कार मिलना कितना कुछ लोगों के लिए मैटर भी करता है कि हम बेहतर कर रहे हैं तो प्रोत्साहन पुरस्कार के जरिए हो। जी। तो इसके बारे में क्या आप बताना चाहती हैं? देखिए सर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कार्य हर कोई करते हैं, पुरस्कार मिल जाने से एक अलग ऊर्जा मिल जाती है कि हाँ, मैंने ये जो कार्य किया इसको सराहा गया है और इससे अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। उनके अंदर भी एक आत्मबल आता है, वो भी ये सोचते हैं कि मैं भी ये कर सकती हूँ या मैं भी ये कर सकता हूँ। जैसे मैंने भी हमारे ही जिले के 3 लोगों को इससे पूर्व में ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है माध्यमिक वर्ग में ही। जी। 2022 में हमारे ही विद्यालय से भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी सर को, संगीत की शिक्षिका डॉक्टर बबीता जैन जी को मिला। 2023 का ये राज्य अध्यापक पुरस्कार अपने ही जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज के मानविकी वर्ग में सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक श्री केशव प्रसाद सिंह भैया जी को मिला था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और उससे भी पहले जब मैं माध्यमिक शिक्षा में आई और मेरा विवाह हुआ, हमारे पतिदेव डायट प्रतापगढ़ में हिंदी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, वो भी हिंदी शिक्षक हैं? जी। तो इससे पूर्व वो माध्यमिक में ही थे सीतापुर जनपद में। नैमिषारण्य एक स्थान है, पावन स्थल तो वहाँ पर कमलापुर में एक डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी सर थे, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था सन 2014 की ये बात मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा। तो जब उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, मैं घर आई तो मैंने कहा कि सुरेश सर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, कितनी अच्छी बात है। तो हमारे पतिदेव ने उसी समय कहा था, अभी तो तुम्हारी नौकरी की शुरुआत है, 4 साल हुए थे, मेरी ज्वाइनिंग 2010 की है। अच्छा। तो 4 साल हुए थे मुझे सेवा में आए हुए, तो कहे कि तुम ऐसे ही निरंतर अपने कार्य को करती रहो, तुम्हें भी मैं इसके लिए आवेदन करवाऊंगा। अच्छा। तो ये आवेदन मतलब ये पुरस्कार 10 साल पहले आपने इसके बारे में सोचा था? मैंने नहीं, मेरे पतिदेव ने मुझे सोचाया था कि मैं तुम्हें इसका आवेदन करवाऊंगा। तो जनपद में यहाँ अभी जब से आप यहाँ शिक्षण कार्य कर रही हैं, कई सारे यहाँ पे भी आपको पुरस्कार मिले, राज्य जनपद के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से भी आपको प्रोत्साहन जो है मिलता रहा है।
तो शिक्षण कार्य औरों से बेहतर कैसे रहे जिससे पुरस्कार मिले या लोगों की सराहना मिले, क्योंकि वर्तमान में थोड़ा सा स्थिति सुधरी जरूर है लेकिन अभी पुरानी परिपाटी ही है। लोग प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को तवज्जो देते हैं जबकि नौकरी उनको सरकारी स्कूलों में ही करनी रहती है। खुद वो सरकारी स्कूल के पढ़े रहते हैं लेकिन वर्तमान में प्राइवेट की ओर लोग भाग रहे हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि प्राइवेट में ही गुणवत्तापरक शिक्षा मिलती है, वहाँ का शुल्क भी अधिक रहता है। तो एक दिखावा भी समाज में चल रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी संस्थानों में मैं कह सकता हूँ कि आप जैसे शिक्षकों की अभी और आवश्यकता है। हमारे संस्थान में मतलब मेधावियों की कमी नहीं है, उत्कृष्ट शिक्षिकाओं की भी कमी नहीं है। जी जी। और रही बात, अभी आपने ये प्रश्न किया कि ऐसा क्या करती हैं कि आपको पूर्व में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी जी। तो सर मैं आपको बताऊं कि मैं जब कक्षा में जाती हूँ तो सिर्फ शिक्षक नहीं, मैं उनकी माँ भी बनती हूँ, मैं उनकी बहन भी बनती हूँ और मैं उनकी शिक्षक तो हूँ ही। क्योंकि जब बच्चे के संपर्क में आप जाएंगे, और हमारे यहाँ छात्र संख्या भी अच्छी खासी है। जब मैं विज्ञान वर्ग का क्लास लेती हूँ तो करीब 188 का सेक्शन है, 188 बच्चे साइंस की क्लास में मेरे रहते हैं और 75% 80% से ऊपर उपस्थिति रहती है, लगभग प्रतिदिन रहती है। जी। तो ऐसी स्थिति में उन कक्षाओं को संभालना, तो बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ को उनको मोटिवेट करना और विषय को रोचक बनाने के लिए अलग अलग तरीके से उन्हें पढ़ाना। जैसे किसी दिन टीएलएम के माध्यम से मैं पढ़ाती हूँ, किसी दिन हुआ तो मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाती हूँ। हालांकि प्रोजेक्टर मैंने अपना एफर्ट किया हुआ है। अच्छा। और मैं अपनी प्रधानाचार्य मैडम से इसके लिए निवेदन भी कर रही हूँ कि एक स्मार्ट टीवी हमारे विद्यालय में लग जाए तो सबके लिए वो सुविधाजनक हो जाएगा। जी। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है बहुत जल्द ये हो भी जाएगा हमारे विद्यालय में, क्योंकि हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना अंतर्गत चयनित है। जी। तो जब बच्चों को नए तरीके से पुरानी परिपाटी से हटके थोड़ा सा पढ़ाइए तो बच्चों में एक जिज्ञासा रहती है। बिल्कुल। और मैं बच्चों से को बस इतना कहती हूँ कि बेटा जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो। बिल्कुल। और जब आप अपना 100% देंगे तो निश्चित आपको कम से कम पूरा नहीं तो 80% का लाभ मिलेगा। और इसे मेरे बच्चे पूरा आत्मसात करते हैं और तदनुसार व्यवहार भी करते हैं। चलिए, आप राज्य अध्यापक पुरस्कार आपको मिला है और वर्तमान समय में जो है जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं वो बालिकाओं का विद्यालय है। जी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमारे पूर्व में भी हमारे महापुरुषों ने बहुत काम किया। सावित्रीबाई फुले हों, इन लोगों ने बालिकाओं के लिए स्कूल भी खोला, अलग से बालिकाओं की शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया। लेकिन समाज की थोड़ी सी दिशा बदल रही है। अब वो सिर्फ इतना नहीं पढ़ा रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, अब इतना पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। उसकी जो शुरुआत है वो यहीं से ही शुरू हो रही है। तो यहाँ से कितना कुछ आप लोग बेहतर करती हैं जिससे बालिकाएं जिस वर्ग में जाना चाहती हैं, ऐसा माना जाता है विज्ञान वर्ग में बालिकाओं के पास उतना नहीं होता है कि वो उस वर्ग में जाएं और परीक्षा पास करें, वहाँ उस वर्ग में नौकरी करें। तो देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी, जैसे विज्ञान वर्ग में जरूरी नहीं है कि जो विज्ञान वर्ग को चुना हुआ है वो डॉक्टर ही बने। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। उसमें भी कई उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे वो एएनएम जेएनएम का कोर्स करके स्वास्थ्य सेवा में भी जा सकती हैं। वो आगे पीजी करके बीएड करके हमारी तरह वो शिक्षक भी बन सकती हैं। ठीक है ना। और आगे भी कई उपलब्धियां वो उसमें प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि गणित का कोई विद्यार्थी है तो वो इंजीनियर ही बने, वो बैंक में भी जा सकता है। तो हम लोग अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे विद्यालय में कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग, चारों वर्ग में अध्यापन हो रहा है। तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में विशेष रुचि लेता है ना, उसको वो वर्ग दिया जाता है और फिर उसे उसके लिए मोटिवेट भी किया जाता है। और हम लोग उनसे कहते भी हैं कि देखो बेटा, जैसे हम महिला हैं तो निश्चित रूप से घर का काम तो हमें करना ही करना है। वो चाहे हम आईएएस बन जाए तब भी हमें करना है। हाँ, तो उसको करने के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर भी बनना है। और उसके लिए मैं प्रतिदिन अपनी कक्षा में, या हमारी प्रधानाचार्य मैडम तो लगभग
प्रतिदिन ये प्रार्थना सभा में बच्चों को संबोधित करती हैं और उन्हें मोटिवेट करती हैं, और जिसका लाभ हम लोग बच्चों के माध्यम से देखते हैं। और जैसे सर एक होता है ना कि लोगों के दिमाग में ये है कि हम IAS बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, तभी हमारा कैरियर है। हाँ, लेकिन हमारे जो वर्तमान शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रही है कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके माध्यम से क्या है कि हाँ ठीक है, ये क्षेत्र भी बुरे नहीं है, उस व्यवसाय में जाना भी बहुत अच्छी बात है, हर कोई इसके लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन ये नहीं कि अगर वो नहीं मिला तो हम हतोत्साहित हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण छिपा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ही विद्यालय की कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो मिट्टी के इतने सुंदर सुंदर खिलौने बनाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम लोग देख के, और वो भी जैसे 11-12 की नहीं, 6, 7, 8 की बच्चियां, कि उनसे हम लोग पूछते हैं कि बेटा आपने ही बनाया है, और फिर उस क्षेत्र में उन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं कि इसमें और आप निखार लाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैडम क्या समस्याएं आती हैं विद्यालय में अध्यापन के समय, क्या कुछ और थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, किन सुविधाओं के साथ बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना चाहिए? प्रश्न को एक बार और रिपीट जैसे अभी आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा और कुछ बेहतर सरकार की ओर से या विद्यालय प्रशासन की ओर से या हमारे समाज का सपोर्ट बालिकाओं की शिक्षा पर मिले? देखिए, सरकार और प्रशासन वो तो पूरी तरह से बालिका शिक्षा पर पुरजोर प्रयास कर रही है। रही बात समाज की, अभिभावकों में थोड़ी सी जागरूकता आनी चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जैसे कभी कभी क्या होता है, छात्र संख्या हमारे यहाँ कम हो जाती है, जब पूछा जाता है बेटा क्या हुआ, मम्मी ने रोक लिया, पापा ने रोक लिया घर के कामों के लिए। तो ठीक है, घर के काम बच्चे करें, लेकिन पढ़ाई पहले, प्राथमिकता शिक्षा को देना जरूरी है। प्राथमिकता। और जिस दिन सभी अभिभावक इसके लिए जागरूक हो जाएंगे तो हमारी ये वीरांगनाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज हमारे साथ गांव देहात मुलाकात में राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 की विजेता सुल्तानपुर की रहने वाली डॉक्टर दीपा द्विवेदी जी थी। मैडम से हम लोगों ने बातचीत किया है, बालिकाओं की शिक्षा के विषय पर भी हमने इनसे बात किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।